निशा तेज कदमों से रुकैया बेगम के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। बरादरी के पुराने हवेली वाले उस हिस्से में हमेशा ही एक खास सुकून छाया रहता था। लकड़ी की खिड़कियां खुली हुई थीं और धूप की किरणें कालीन पर आकर पीले धब्बे बना रही थीं। कमरे के कोने में बैठी रुकैया बेगम अपनी देवरानी शबीना बेगम से हल्की आवाज में बातें कर रही थीं। बाहर से आई हुई हंसी की आवाज ने उनकी बातों को रोक दिया था। दरवाजा तेजी से खुला और निशा के चेहरे पर खुशी, आंखों पर चमक लिए उछलती कूदती कमरे में आ गई। वो दोनों समझ पाती इससे पहले ही निशा चहक कर बोली, मम्मी, बड़ी मम्मी, जल्दी से सुनिए, मेरे पास एक बड़ी खबर है। वो सांस फुलाती हुई बोल रही थी। उसके चेहरे की चमक साफ बता रही थी कि बात खुशी की है और बड़ी है। माँ ने बेटी की तरफ घूरती हुई नजरों से देखा और रुकैया बेगम निशा को देख हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों ही निशा की हरकतों को अच्छे से जानती थी, इसलिए हर वक्त किसी न किसी धमाके के लिए तैयार रहती थी। तभी शबीना बेगम निशा को देखते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार बताया है, माँ बाप के कमरे में जाने से पहले या किसी बड़े के कमरे में या किसी कजिन के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए, दरवाजा तरीके से खोलना चाहिए। अब देखो, पूरा दरवाजा खुला हुआ है और ऐसी की हवा बाहर जा रही है। चलो, अब बंद करो। इस लड़की को बिल्कुल भी अकल नहीं है। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन अकल घुटनों में है। कितने नौकर हैं हवेली में, क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। कितने बड़ा खानदान की बेटी होने के बाद भी जरा सा सलीका नहीं है तुम्हें। निशा ने आकर फिरते हुए अपनी मम्मी से बोला, क्या बात है मम्मी, आपको मुझसे परेशानी क्या है। जब भी मैं कोई खुशी की खबर सुनाने आती हूँ, आप मुझे इस तरह लेक्चर देती हैं। कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता, बल्कि यही सोचते हैं कि इतनी प्यारी लड़की उनके खानदान में कैसे पैदा हो गई। ये कहते हुए वो खुद ही हंसी थी और दोनों को देखते हुए दरवाजा बंद करते हुए बोली, आप दोनों को पता है, मैं दादाजी के पास से आ रही हूँ और इतनी बड़ी खबर लाई हूँ। मगर देखिए बड़ी मम्मी, आपकी देवरानी मुझे कितनी बातें सुना रही हैं। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर दोनों माँ बेटी को देखा था, जो हमेशा तलवार लिए खड़ी रहती थी। इससे पहले कि शबीना बेगम निशा को डांटती, रुकैया बेगम बोल पड़ी थी, बस करो शबीना, पहले उसकी बात तो सुन लेने दो कि आखिर निशा खबर क्या लाई है। बोलो गुड़िया, क्या बात है। निशा उन दोनों को देखते हुए बोली, दादाजी के पास फोन आया था, बड़े भाई का फौज में सिलेक्शन हो गया है और वो पूरे 2 साल के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं और अब ऑफिसर बनकर वापस आएंगे। वैसे तो फौजी जवान की ट्रेनिंग 6 महीने या 9 महीने के लिए होती है, मगर ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरे 2 साल की होती है। कितना मजा आएगा। 2 साल के लिए वो चले जाएंगे, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, घर में भी कोई ड्रामा नहीं होगा। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे। सोचिए, वो कितनी दूर चले जाएंगे और कितना मजा आएगा हमें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हर तरफ आजादी आजादी होगी। वो हंसने लगी और जाकर दोनों औरतों के बीच बैठ गई। रुकैया बेगम एकदम खड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर हैरत और अफसोस का रंग दोनों एक साथ उभरा। निशा, क्या तुम सच बोल रही हो? कब फोन आया था? उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था, जिसमें उनकी जान बसती थी। उनके चेहरे पर परेशानी का आना तो नॉर्मल था। निशा फौरन उनके गले लगाते हुए बोली, बड़ी मम्मी, आप इतना सैड क्यों हो रही हो? आपकी बेटी तो मैं हूँ, वो तो बस आपके नाम के बेटे हैं। वो थोड़ी ना आपका ध्यान रखते हैं। दिनों रात तो मैं आपके साथ रहती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? निशा अपनी बात और आगे बढ़ाती, मगर शबीना बेगम ने निशा को घूरा और कहा, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज और मत कहना। बहुत पटर पटर तुम्हारी जबान चलने लगी है। किसी के दिल का नहीं सोचती कि सामने वाले को कितना बुरा लगेगा। बस तुम्हें अपनी खुशी का ख्याल होता है। वो गुस्से से बोली तो निशा ने अपनी जबान दांतों में दबा ली और नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जबकि शबीना बेगम ने आगे बढ़कर रुकैया बेगम को गले से लगाया और धीरे से बोली, मुबारक हो भाभी जान, बेटा ऑफिसर बनने जा रहा है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसमें भी ऊपर वाले की कोई बेहतरी होगी। रुकैया बेगम रोने लगी और कहने लगी, मगर मैं 2 साल उससे दूर कैसे रहूंगी। ट्रेनिंग के दौरान वो छुट्टी पर घर भी नहीं आएगा। ये ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। शबीना,
तुम जानती हो, अगर मैं एक पल भी उसका चेहरा ना देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। फिर मैं 2 साल उसके बिना कैसे रहूंगी? फिर जल्दी से पलटी और कहने लगी, चलो मैं जाकर देखती हूँ अब्बा जी क्या कह रहे हैं, और तुम भी आ जाओ, दोनों साथ में बात करेंगे। ये कहते हुए वो दुपट्टा संभालते हुए कमरे से निकल गईं। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उनका बच्चा फौज में सिलेक्ट हो गया है, जिसके लिए उसने दिन और रात मेहनत की थी। लेकिन इस खुशी के साथ साथ उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था कि 2 साल वो अपनी औलाद से दूर कैसे रहेंगी। उनके बस से बाहर था। वो एक आम माँ थी जो अपनी औलाद को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकती थी। उनके जाने के बाद कमरे की फिजा पल भर में बोझल हो गई। शबीना बेगम ने निशा की तरफ घूर कर देखा और सख्ती से बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब कहने की तुम्हें अपनी बड़ी मम्मी के सामने क्या जरूरत थी? वो उनकी औलाद है, उन्हें दर्द हो रहा था और तुम सामने से खड़े होकर नमक छिड़क रही थी। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी अकल क्या घुटनों में चली गई है? निशा जल्दी से बोली, तो और क्या, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं वो बड़े भाई। जरा सा हंस लूं या जरा सा दोस्तों से बात कर लूं तो ताने देना शुरू कर देते हैं। अच्छा ही है, 2 साल के लिए इतनी दूर जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो घर से दूर रहेंगे और मेरी जिंदगी सुकून से हो जाएगी। आपको पता है, सबसे ज़्यादा दुआएं मैंने ही मांगी थी कि उनका फौज में सिलेक्शन हो जाए, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। मेरी सारी दुआएं कबूल हो गई हैं। फिर एक पल को रुकी, फिर कमरे में कदम घसीटती हुई आगे पीछे चलने लगी और दीवार पर लटकी हुई पूरी फैमिली की फोटो को गौर से देखा और हंसते हुए बोली, कितने शरीफ बनते हैं सबके सामने, मगर असल में बस मुझे रोकने टोकने के बहाने ढूंढते हैं। हर वक्त मुझे डांटने में लगे रहते हैं। किसी भी तरह मुझे परेशान किए बगैर उनका खाना हजम नहीं होता। शबीना बेगम ने नामे सर हिलाया और कहा, तुम्हें समझाना ही बेकार है। माँ के दिल को समझने की समझ अभी तुम्हारे अंदर नहीं आई है। बिलाल बिल्कुल ठीक कहता है कि मैंने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे निकली। खानदान में और भी लड़कियां हैं, मगर सब तुमसे अलग हैं। पता नहीं तुम तो किसके ऊपर ही चली गई हो। ये कहते हुए वो हल्के हल्के कमरे से निकल गईं। उनके जाने की कदमों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। फिर वही कमरे में धूप की पीली रोशनी और सन्नाटा छा गया। निशा वहीं खड़ी रही, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में खालीपन लिए, जैसे आजादी की खबर ने खुशी और कहीं न कहीं एक खालीपन सा भी छोड़ दिया कि उनके बगैर कहीं न कहीं घर की रौनक कम हो जाएगी। वक्त धीरे-धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के हिसाब से तय हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में पेड़ की परछाइयां हवा के साथ दिखाई दे रही थीं। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर बड़े से स्टोर रूम में हल्की सी बल्ब की रोशनी दिखाई दे रही थी, जो कमरे की भारी-भारी सी दीवारों पर हल्की सी छाँव डाल रही थी। कमरे की साइड में ऊंची सी कुर्सी पर दादाजी बैठे थे। उनकी सफेद मूछें और चेहरे पर वही पुराना रौब वो देखने में बहुत सीरियस लग रहे थे। उनकी राइट साइड साजिद साहब और लेफ्ट साइड नसीम साहब बैठे थे। उमर खान साहब ने पल भर के लिए खामोशी से अपने बड़े बेटे की तरफ देखा, फिर हल्के हल्के बोले, साजिद, मैंने सोच समझकर एक फैसला किया है। तुम्हारे बेटे को बार बार समझाया कि हमारे कारोबार को संभाले। हमारा खानदानी काम, दुकानें, जायदाद, कारोबार सब उसी के नाम पर तो होना है। आखिर वो हमारा इकलौता वारिस है। लेकिन उसने हमारी किसी भी बात की परवाह नहीं की और फौज पर जाने पर अड़ गया। और हमारे खानदान का जितना लाडला और समझदार लड़का वो है, और कोई भी नहीं है। मजबूरन हम सबको उसके आगे घुटने टेकने पड़े, जो हमेशा से होता आया है। कमरे की फिजा में शांति सी छा गई। साजिद साहब ने नजरें झुकाईं और हल्के से बोले, जी अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप कहेंगे वही होगा। उस लड़के को किसी की भी बात समझ में नहीं आई। हालांकि मैंने भी उसे अकेले में बहुत बार समझाया था कि मान भी जाओ, लेकिन पता नहीं फौज में जाने को ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया उसे कि किसी की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है वो तो। दादाजी ने अपनी सांस खींची और बोले, तो सुन लो, हम अपनी एक शर्त रखेंगे। मैं चाहता हूँ बिलाल की ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसका निकाह निशा से कर दिया जाए। खानदान की इज्जत और रिश्तेदारी इस तरह मजबूत रहती है। ये फैसला हो चुका है। अगर वो हमारी बात मानता है तो हम उसे वहां जाने की इजाज़त दे देंगे, और अगर उसने निकाह करने से मना किया
तो वो यहीं हमारे साथ रहेगा। जब बिलाल का निकाह निशा से हो जाएगा, तो हमारी निशा भी महफूज रहेगी। वो हमारी पोती है, नसीम की बेटी है, तुम्हारी भतीजी है। उसके साथ अब एक मजबूत नाम का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही शबीना बेगम के चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम आगे झुकी और हिचकिचाहट के साथ बोली, अब्बा जी, मगर निशा की आदत अलग है। वो बिलाल को पसंद नहीं करती। आप जानते हैं, उसने बहुत बार खुद बताया भी है, उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी है। और आप शादी की बात कर रहे हैं। दादाजी की आंखों में फौरन सख्ती उतर आई। दादा फौरन ऊंची आवाज में बोले, शबीना, तुम भूल गई हो शायद बड़ों के फैसले। अब हमारे घर की लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो बड़ों के फैसले पर इनकार करेंगी। जिसकी जितनी मजाल है वो अपनी औकात में रहे, हमें अपना रवैया सख्त करने पर मजबूर न करे। उनकी आवाज में आज भी वही सख्ती और हुक्म देने का अंदाज था जो उनकी जवानी में हुआ करता था। कमरे में दो पल के लिए सन्नाटा छा गया। शबीना बेगम ने अपने लब काटे और नजरें झुका ली, मगर उनकी बेचैनी चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। नसीम साहब ने पूरी बात को संभाला। वो आगे झुककर बोले, नहीं अब्बा, आपका फैसला हमारे लिए हुक्म है। जो आप कहेंगे वही होगा। बिलाल का निकाह निशा से हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी को घूर कर देखा और हल्के से बोले, चुप रहा करो, बड़ों के होते हुए तुम्हें बोलना शोभा नहीं देता। शबीना बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात दिल में दबाई और उनकी आंखों में आंसू उतर आए। वो अपनी बेटी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने में भलाई जानी। उमर खान दादाजी गुस्से से बोले थे कि याद रखो, ये घर हमारी इज्जत से जुड़ा है। हमारे घर के बेटा और बेटी अपनी मर्जी से फैसले नहीं किया करते। जो रिश्ते हम तय करते हैं वही होते हैं। बिलाल कल या परसों जाए, मगर उसके जाने से पहले निकाह होगा। ये मेरा हुक्म है। साजिद साहब ने सर झुकाकर हामी हिलाया। नसीम साहब ने भी सर झुकाकर हामी भरी। कमरे की फिजा में कोई भी मना करने की हिम्मत नहीं रख सकता था। बाहर की हवा की सनसनाहट और कमरे में खामोशी का बोझ दोनों ही एक साथ गूंज रहे थे। निशा से बिना पूछे उसकी जिंदगी का एक और फैसला हो चुका था। कमरे में बैठे सभी लोग जानते थे कि ना अपने मुंह पर लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब्बा जी के हुक्म के सामने कोई नहीं चल सका है। रात और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर टिमटिमाते हुए तारे जैसे हवेली की फिजा को पहरा दे रहे हों। लॉन में साइड में रखी कुर्सी पर निशा टांग पर टांग रखे बैठी थी और हाथ में मोबाइल लिए गेम खेल रही थी। कभी हंसी छूट जाती तो कभी गुस्से से मुंह से शिट निकलता। सामने चलती हुई गमलों के बीच में हल्की सी लाइट फिजा को हल्का रोशन कर रही थी। इसी बीच उसे अपने पीछे हल्की सी परछाई और दबी दबी पैरों की आहट महसूस हुई। निशा चौंकी और जैसे ही पलटी, पीछे बिलाल खान खड़ा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी छाती और चेहरे पर वही एटीट्यूड और सीरियसनेस और एक ऐसा रौबदार चेहरा कि पल भर को उसका सांस वहीं अटक गया। बिलाल हाथ में हाथ बांधे, तेज नजरें निशा पर गाड़ रखी थी। निशा तेजी से घबराकर खड़ी हुई। मोबाइल हाथ से फिसलते फिसलते बचा। निशा उसको देखते हुए घबराए घबराए अंदाज में बोली, वो, मैं तो बस आपके इंतजार में वहीं बैठी थी भैया। निशा ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की, हंसी छुपाए, मगर उसके अंदाज में शरारत झलक रही थी। पता चला है आप 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। खुशी की खबर है ना ये? बिलाल ने एक पल को भी नजरें नहीं चुराई। आवाज गहरी, सर्द निशा को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है निशा, अगर मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ तो तुम मेरे काबू से निकल जाओगी? यकीन मानो, मेरी नजर सिर्फ तुम पर होगी। अगर तुमने यहाँ जरा सा भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो यूनिट से वापस आऊंगा और तुम्हारी सब शरारतें एक पल में खत्म कर दूंगा। निशा ने बड़े आराम से दोनों हाथ पीछे बांधे और आंखें झुकाकर बोली, हाय, कैसी धमकियां देते हैं। आप वापस आ ही ना जाएं भैया। मेरे सारे पतले तो वैसे भी फौज वाले ले लेंगे। सुना है वहां पर बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है, इतनी कि बंदे की जान ही निकल जाए। मुझे तो लगता है आप वहां से खुद ही सीधे होकर वापस आएंगे और मुझ गरीब पर अपना हुक्म चलाना और रौब चलाना थोड़ा कम कर देंगे। निशा और सुधर जाए, कहाँ मुमकिन था। जैसे ही बिलाल ने उसे घूरा, उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। निशा, याद रखना, तुम्हें मजाक की आदत है, लेकिन मेरे साथ ही मजाक नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, जो बात मैं कहूँ
उस पर चलना सीखो, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी, मगर उसके अंदाज का वजन सारी धमकी बता गया था। निशा हल्के से हंसी, जैसे बिलाल के गुस्से को तोड़ देना चाहती हो। हाय भैया, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं रोज कोई नई जंग लड़ती हूँ। बस थोड़ी सी आजादी मांगती हूँ और आप फौरन शेर बन जाते हैं। पता नहीं मुझ मासूम ने ऐसे कौन सी गलती कर दी है। निशा ने होठ दबाए और शरारत से सर को झटका और बोली, चलिए मान लेते हैं कि आपकी नजर मुझ पर होगी, लेकिन फौजी की नजर भी कभी कभी थक जाती है। निशा और तंग करने से बाज आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। बिलाल की आंखों में सख्ती और गहरी हो गई। अपनी जबान को कंट्रोल में रखना सीखो, यहाँ कोई तमाशा नहीं चल रहा है। जिस दिन मेरे सब्र की हद पार होगी, उस दिन अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। समझ रही हो? मैं बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगा। निशा के चेहरे पर वही जिद्दी मुस्कुराहट थी। उसकी नजरें झुकी और मोबाइल को हाथों में घुमाने लगी, जैसे हार तो गई हो, मगर अपने अंदाज से हारने पर भी खुश हो। बिलाल बोला, और सुनो, खबरदार, जो तुम मुझे आज के बाद इतनी रात में यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दी। घर में इतने सारे नौकर हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। जबकि निशा बिना कुछ बोले अंदर की तरफ चलती हुई बढ़ गई थी और पीछे से उसने ना में सर हिलाया था और कहने लगा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। लॉन में फिर खामोशी उतर आई। हवा के साथ पत्तों की सनसनाहट उतर आई। बिलाल की गहरी नजरें अभी भी निशा पर ही जमी थी। सुबह का उजाला हवेली के चारों ओर उतर रहा था। फिजा में ठंडी हवा के झोंके आंगन में लगे बड़े पेड़ों से औस टपक रही थी। परिंदे अपने घोंसलों में हलचल मचा रहे थे। बिलाल बाहर से लौटा तो अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, मगर कदम जैसे खुद ब खुद दादाजी के कमरे की तरफ मुड़ गए थे। भारी दरवाजा हल्के से खोला तो अंदर दादाजी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। बिलाल चुपचाप दादाजी के पास आकर जमीन पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में दादाजी ने बिलाल की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो भी बिलाल के पास ही बैठ गए। बिलाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात की शुरुआत कहाँ से करे। एक दादाजी ही थे जिनके सामने वो एकदम खामोश हो जाया करता था, वरना बिलाल ने चुप रहना सीखा ही नहीं था। दादाजी ने कुछ देर चुप रहने के बाद गहरी नजरों से बिलाल को देखा। उन्होंने हल्की आवाज मगर शिकायतों से भरी हुई थी। दादाजी बोले, बिलाल, तुमने हमारे खानदानी कारोबार छोड़कर फौज में जाने का फैसला क्यों लिया? हमने सब कुछ बनाया है, जमीनें, दुकानें, कारोबार, इज्जत, सब कुछ तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार है। तुम्हें ये सब छोड़कर फौज में इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अब ये सब कौन संभालेगा? बिलाल ने सर झुकाया और हल्के से बोला, दादाजी, आपकी बात सराहकों पर है, मगर मुझे इन कारोबार से ज्यादा कीमती फौज वर्दी है। दौलत जायदाद सब अपनी जगह पर, मगर दिल के किसी कोने में खाली पंसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने वतन की हिफाजत करूँ, अपने भारत के लिए कुछ कर सकूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने सब कुछ दिया है, मगर कुछ चीज ऐसी है जो दिल को सुकून नहीं देती। एक फौजी बनना मेरा सपना है। प्लीज दादाजान, मुझे वहां जाने से रोकिए मत। मैं पहले ही आपकी वजह से बहुत परेशान हूँ। दादाजी के चेहरे पर दो पल के लिए खामोशी छा गई और फिर गहरी सांस लेकर बोले, मैं तुम्हारा दादा हूँ। पोते को खो देने का डर भी मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हारा सपना है और तुम इसे दिल से करना चाहते हो, तो मेरा दिल तुम्हें दुआ के सिवा कुछ नहीं दे सकता। बिलाल ने सर उठाया और बोला, दादा जान, एक बात और। आपने घर वालों से मेरे और निशा के रिश्ते की बात की? दादाजी ने बिलाल की आंखों में झांका और फिर हाँ में सर हिलाया। हाँ, सबसे बात हो गई है। 3 दिन बाद तुम ट्रेनिंग के लिए निकलोगे। तुम्हारे जाने के एक दिन पहले तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बिलाल के चेहरे पर सुकून सा आया, लेकिन फिर उसके चेहरे का सुकून परेशानी में बदल गया। बिलाल हल्के से बोला, दादाजी, आप मेरे पीछे से निशा का खास ध्यान रखेंगे। हर तरह की पाबंदी होनी चाहिए, वो बाहर नहीं जाएगी। आजकल का माहौल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो लड़की इस वक्त उम्र के नाजुक हिस्से में है। मैं नहीं चाहता मेरे ना होने में वो कोई गलत काम करे या बाहर जाकर किसी की बातों में आकर गलत रास्ते पर जाए और फिर हमारे बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। वो मुझे हर चीज से ज्यादा कीमती है। दादाजी ने गहरी सांस ली और पोते के कंधे पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो निशा की देखभाल की,
उसकी हिफाजत हमारे हाथ में है। वो हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी अमानत है। तुम बेफिक्र होकर अपनी ट्रेनिंग पर जाओ। ये सब जगह संभालने के लिए हम हैं। बिलाल सर झुकाकर बोला, दादाजी, आपकी ये बातें ही मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ हैं। मैं जानता हूँ निशा आपके होते हुए कभी भी परेशान या बेसहारा नहीं होगी। अंदर कमरे में खामोशी छा गई। बाहर सूरज की रोशनियां फैल चुकी थी, मगर दोनों के दिलों में अजीब सी हलचल चल रही थी और एक बोझ सा बाकी था। एक तरफ पोते का जुनून, तो दूसरी तरफ दादा का सब्र, और बीच में एक बेटी की तकदीर का फैसला हो चुका था। दोपहर में सूरज की किरणें खिड़कियों से जागती हुई कमरे में आ रही थीं, हल्की सी हवा पर डोर को हिला रही थी। कमरे का माहौल भारी लग रहा था। निशा कुर्सी पर झुकी बैठी थी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गाड़े हुए, उंगलियां तेज रफ्तार से कीबोर्ड और माउस पर चल रही थीं। वो बड़े ही जोर से गेम खेल रही थी, कभी दांत पीसती तो कभी हल्के हल्के कुछ बड़बड़ाती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेम की तरफ था। एकदम दरवाजा खुला और शबीना बेगम कमरे में आई। वो कुछ देर अपनी बेटी को गेम खेलते हुए देखती रही और फिर हल्के से बोली, निशा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सब बंद करो। वो कुछ घबराई घबराई सी थी। वो जानती थी इस निशा हिटलर को समझाना बहुत मुश्किल है। यही चीज उनके दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। वो माँ थी, उन्हें अपनी औलाद का पता था। यही वजह थी वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह सब कुछ संभालें। कल उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज उठने से पहले ही उनकी आवाज को दबा दिया गया था। दूसरी तरफ निशा कंप्यूटर में नजरें गड़ाए हुए बोली, मम्मी, अभी नहीं प्लीज। अभी मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइमैक्स चल रहा है। अभी मैं लास्ट लेवल पर हूँ। मैं इस गेम में भी हमेशा हार जाती हूँ और इस बार मुझे जीतना है और मैं जीत कर ही रहूंगी। वो काफी जोश से बोली थी, इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ ले चुकी है। शबीना बेगम ने गहरी सांस भरी, आंखें बंद करी और कंप्यूटर का तार निकाल दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। निशा झट से उठी और बोली, मम्मी, ये क्या हरकत है? आप जानती हैं ये लेवल में कितनी देर से खेल रही थी। आप क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? सारे काम कर कर बैठी थी मैं, अपने बर्तन भी धोए हैं, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। निशा को गुस्सा आ गया था। शबीना बेगम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे कहा, चुप हो जाओ, और बोली, बस अब कोई फालतू बात नहीं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। उन्होंने निशा को अपने साथ बेड पर बिठाया। उनके चेहरे से उलझन और नरमी दोनों झलक रही थी। निशा जोर से बेड पर बैठी और कहने लगी, क्या हुआ है? ऐसा कौन सा तूफान आ गया है आखिर, जो आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं? शबीना बेगम ने धीरे धीरे बात शुरू करी। वो निशा को देखते हुए बोली, कल रात तुम्हारे दादा और हम सब बड़ों के बीच एक बात हुई है और फैसला तुम्हारे बारे में है। निशा, तुम्हारा निकाह बिलाल से तय कर दिया गया है, इसी हफ्ते की इतवार को। निशा को जैसे यकीन नहीं आया। वो झटकर उठी और हंसने लगी। बोली, ये क्या मजाक कर रही हैं मम्मी? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो मेरे भाई हैं। आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? अगर कर रही हैं तो प्लीज सोच समझकर मजाक किया करें। ये मजाक मेरी बर्दाश्त से बाहर है। शबीना बेगम ने उसे गहरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है, ये सच है। तुम्हारे दादा ने हुक्म दिया है। ये सुनकर निशा के चेहरे का रंग बदल गया। वो अपने पैर पटकते हुए बोली, मैं नहीं करूंगी ये निकाह अभी। आप क्यों नहीं मना करती हो उनसे जाकर? मैं कभी भी नहीं करूंगी उनसे निकाह। मैं आपकी बेटी हूँ मम्मी। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूं? और ये किस तरह का फैसला है? रात बात हुई और आप मुझे अब आकर बता रही हैं? दिमाग ठीक तो है आप लोगों का? निशा का दिमाग खराब हो गया था। ये बात उसके बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसी बातें वो मजाक में भी पसंद नहीं करती थी। एक दफा उसकी कॉलेज की फ्रेंड ने उसे इस तरह की बात की थी, तो निशा ने उससे 10 दिन तक बात नहीं की थी। और अब ये सब कुछ असलियत में हो रहा था, जिसे सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। शबीना बेगम प्यार से बोली, देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये फैसला आसान नहीं है, मगर ये तुम्हारे दादा का हुक्म है। इसमें हमारे खानदान की इज्जत और रस्म शामिल है। तुम्हारे दादा के फैसले पर हम सब सर झुकाते आए हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि उनके फैसले को मना कर सके। तुम भी इस बात को समझो। निशा गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मम्मी, मुझे बिलाल बिल्कुल भी नहीं पसंद।
हर वक्त रोक टोक, हर वक्त डांटना, गुस्सा करना। मैंने अपनी जिंदगी का साथी ऐसा नहीं सोचा है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं मम्मी? शबीना बेगम एक बार फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली। निशा बेटा, बिलाल एक बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है, समझदार है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। वक्त के साथ तुम खुद उसे समझ जाओगी। मगर निशा की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। निशा चीखते हुए बोली, नहीं, मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। मम्मी, आप क्यों नहीं सुनती हैं मेरी बात? दूसरों की हुक्म क्यों मानती हैं? आप मेरी कभी नहीं सुनती। मैं आपकी औलाद हूँ, कम से कम मेरा दर्द तो समझिए। शबीना बेगम के सब्र का पैमाना टूट चुका था। वो गुस्से से बोली, बस करो, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई सहेली नहीं। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? निशा की आंखों में आंसू भर आए थे। निशा रोते हुए बोली, मम्मी प्लीज, ऐसा मत करिए मेरे साथ। वो मेरे भाई जैसे मैं चाहती हूँ। मैं शादी के बाद अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत देखना चाहती हूँ, और अगर मेरी शादी उनसे हो गई तो मैं दरो दीवारी में घुटकर मर जाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। शबीना बेगम ने गुस्से से अपनी आंखें फेरी और गुस्से से बोली, जो फैसला हो गया है, हो गया है। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन वो पलट गई थी। उन्हें भी बिलाल अच्छा लगता था, मगर वो भी अपनी बेटी को इस चार दीवारी में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मजबूर हो चुकी थी। बड़ों के फैसले के आगे, दादाजी के फैसले के आगे, न पहले कोई बोल पाता था, न आज कोई बोल पाया था। शबीना बेगम उठी और कमरे से बाहर निकल आई। निशा बेड पर बैठी थी और आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। निशा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसा तूफान था जो एकदम आया था और उसकी सारी खुशियां बहाकर ले गया था। निशा को आज तक ये समझ नहीं आया था कि ये इंसान उस पर इतना हुक्म क्यों चलाता है, और घर के लोग इस फैसले पर इतने खामोश क्यों हैं। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि मर जाऊंगी, लेकिन ये निकाह किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। शाम ढल रही थी, हल्की हवा के झोंके चल रहे थे। आसमान पर सूरज की किरणें हल्की होती जा रही थीं। छत पर फैले हुए कपड़े हवा में झूल रहे थे। रुकैया बेगम और शबीना बेगम दोनों मिलकर छत से कपड़े उतार रही थीं। एक तरफ बास्केट रखी हुई थी, जहां उतरे हुए कपड़े तय करके रखे जा रहे थे। फिजा में सुकून छाया हुआ था, मगर दोनों के दिलों में अनजानी सी उलझन पनप रही थी। रुकैया बेगम खामोशी तोड़ती हुई बोली, शबीना, तुम्हारी बात हुई निशा से? वो ठीक है? शबीना बेगम ने तार से कपड़ा उतारते हुए तय बनाकर कपड़ा रखा और फिर 2 मिनट खामोश रहने के बाद बोली, हाँ, हुई थी मेरी बात उससे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया है। वो बहुत गुस्सा कर रही थी, कह रही थी उसकी जिंदगी वैसी नहीं गुजरेगी जैसे वो गुजारना चाहती है, और अगर शादी के बाद भी उसे यहीं पर रहना है, यही सब मिलना है, तो वो शादी पर कभी भी राजी नहीं होगी। वो हल्के से बता रही थी। रुकैया बेगम ने आईब्रो ऊपर उठाकर गहरी नजर से शबीना बेगम की तरफ देखा और एकदम से बोली, मना कर दिया इसका मतलब उसने? शबीना बेगम ने गहरी सांस ली और फिर हल्के से बोली, हाँ, वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। आप जानती हैं ना, बिलाल की और निशा की आपस में कभी नहीं बनी है। हर वक्त उन दोनों के बीच लड़ाई रही है। मुझे डर है कहीं आगे चलकर ये सब कुछ और न बिगड़ जाए। बिलाल जैसा दामाद किस्मत वालों को मिलता है, मगर अगर लड़की ही खुश नहीं है तो सब कुछ बेकार है। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुशियाँ ही चाहते हैं, मगर कभी कभी माँ बाप जबरदस्ती कर कर अपने बच्चों पर जबरदस्ती के रिश्ते थोप देते हैं, जिससे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और यही चीज मुझे निशा के केस में नजर आ रही है। रुकैया बेगम ने अपने हाथ का दुपट्टा झाड़कर बास्केट में रखा और धीरे से बोली, शबीना, तुम बेवजह में अपने दिल पर इतनी टेंशन पाल रही हो। निशा लड़की है, इमोशनल हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी हमारी निशा तो थोड़ी जज्बाती है, और उसका दिल कब बदल जाए किसी को नहीं पता। बस वो शुरू से ही बिलाल से थोड़ा घबराती आई है, इसलिए उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मगर अब हम सब मजबूर हैं, अब्बा के फैसले पर कुछ नहीं कर सकते। तभी शबीना बेगम बोली, मगर भाभी, निशा बहुत जिद्दी है। आप जानती है ना, वो कभी नहीं मानेगी। निशा कहती है कि बिलाल उसके ऊपर हर वक्त रोक टोक करता है, उनकी जिंदगी आगे अच्छी नहीं गुजर पाएगी। बस यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। रुकैया बेगम मुस्कुराते हुए हल्के से बोली, रोक टोक? अरे शबीना, ये रोक टोक दुश्मनी नहीं बल्कि फिक्र है। बिलाल सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देता है
जिससे वो मोहब्बत करता है। तुम सोचो तो सही, अगर वो निशा की परवाह नहीं करता तो क्या उस पर नजर रखता? तुम्हारी बेटी को अभी समझ नहीं है, लेकिन वक्त के साथ उसे सब समझ आ जाएगा। शबीना बेगम कपड़े तय करते हुए बेचैनी से बोली, मगर भाभी, आजकल की लड़कियां मानती कहाँ हैं? उसे लगता है कि उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी। निशा कहती है कि उसने अपने लाइफ पार्टनर अलग ही सोच रखा है। रुकैया बेगम आराम से बोली, ये सब किताबी ख्वाब हैं, असल जिंदगी कुछ और है। अगर हमारी बेटियां घर में सेफ हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी आज़ादी है। बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है ये तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती हो। और फिर हमें किसी चीज़ की कमी है, इज्जत है, सुकून है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और फिर हमने थोड़ी अपनी बेटियों से नौकरियां करवानी है, हमें थोड़ी अपनी बेटियों को बाहर की ठोकर खाने के लिए उन्हें भेजना है। जो निशा ऐसी सोच रख रही है। शबीना बेगम खामोश हो गईं। वो कपड़ों की तय बनाती जा रही थी, मगर दिल में अभी भी उलझन बाकी थी। फिर से शबीना बेगम हल्के से बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा भाभी। वो रो रही थी। वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी पर जुल्म कर रही हूँ। रुकैया बेगम ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से बोली, शबीना, तुम निशा की माँ हो। दिल तो पिघलेगा ही, लेकिन याद रखो, माँ का फैसला बड़ों के फैसलों से ज्यादा बड़ा होता है। आज वो रो रही है, कल तुम्हें खुश भी दिखाई देगी। बिलाल उसे समझा लेगा, संभाल लेगा। मर्द वही अच्छा होता है जो अपनी वाइफ को काबू में रखे, और बिलाल तो बिल्कुल वैसा ही है। तुम टेंशन मत लो। शबीना बेगम ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, शायद आप सही कह रही हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि निशा खुश रहे। रुकैया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, खुशी हम सबको मिलकर उसे देनी है। तुम देखना, वक्त के साथ वो खुद मान जाएगी। लड़कियों का दिल नाजुक होता है, जरा सी बात पर टूट जाता है, मगर फिर वही दिल सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेता है। हवा के तेज झोंके चलने लगे और कपड़े उड़ाने लगे तो दोनों औरतें खामोशी से कपड़ों को उतारने में लग गईं। मगर कोई था जो उनकी बात बहुत गौर से सुन और समझ चुका था। 3 दिन बाद रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस किचन में जल रहे छोटे से बल्ब की रोशनी हल्का हल्का उजाला कर रही थी। चूल्हे पर फ्राई पैन में मैगी उबलने की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई थी, मगर किचन में खड़ी निशा के चेहरे पर जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे से हो रहे थे और चेहरे पर उदासी झलक रही थी। दिन भर रोने के बाद अब सिर्फ भूख और थकान बाकी रह गई थी। थोड़ी ही देर बाद अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। निशा चौंकी और उसने पलटकर देखा। उसका दिल निकलकर जैसे हलक में आ गया था। तो पीछे दरवाजे के पास बिलाल खड़ा था। वो वाइट शर्ट पहना हुआ था, उसके बाजू कोहनियों तक मुड़े हुए थे, चेहरे पर वही सख्ती और आंखों में चमक। निशा के होठों से चीख निकलते निकलते रुक गई। बिलाल हल्के से बोला, भूत हूँ क्या मैं, जो तुम ऐसे डर रही हो? तो निशा मुंह टेढ़ा कर कर बोली, आप भी तो हमेशा ही पीछे से आ जाते हैं, तो इंसान डर ही जाता है। और वैसे भी रात के 3 बज रहे हैं, कोई भी डर जाएगा। बिलाल ने 2 कदम आगे बढ़ाए। बिलाल की नजरें सीधी निशा पर थीं और बोला, मैं भी यही कहने आया था कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? निशा ने उबलते मैगी की तरफ देखकर कहा, भूख लग रही थी। बिलाल ने गहरी सांस ली और कहा, जब पूरा दिन कुछ नहीं खाओगी तो यही हाल होना है ना? निशा ने फौरन जवाब दिया, आपको कैसे पता? आप तो घर पर थे ही नहीं। बिलाल धीरे से बोला, मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। किचन में 2 पल के लिए खामोशी छा गई। निशा ने पहली बार बिलाल की आंखों में झांका था, जिसमें गुस्सा नहीं, अजीब सा दर्द छुपा था। निशा हिचकिचाते हुए कहने लगी, अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो इस रिश्ते से मना कर दीजिए। मुझे जबरदस्ती कैद मत करिए। बिलाल कुछ देर निशा को खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में किसी और मर्द पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती ये दुनिया कितनी बदल चुकी है, और मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। निशा हल्का सा मुस्कुराई और फिर बोली, क्या मैं इतनी कमजोर हूँ कि मुझे हर वक्त किसी के सहारे की जरूरत है? तो बिलाल ने जवाब दिया, कमजोर नहीं हो तुम, मगर कीमती हो, और कीमती चीजों की हिफाजत की जाती है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। बिलाल की ये बात सुनकर निशा तो हैरान सी रह गई। उसके दिल में पहली बार बिलाल के लिए हलचल सी उठी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर होठों पर आकर अल्फाज ही खो गए। बिलाल ने हल्के से कहा,
मैं 2 दिन बाद ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ और पता नहीं कब वापस आऊँ। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद अपना पूरा ध्यान रखोगी, खाना टाइम पर खाओगी और आधी रात तक जागना छोड़ दोगी। और जो भी हो रहा है, इसे होने दो। मैं तुम्हारे मामले में किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता निशा। फिर वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है ना, बचपन में तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाना होता था। तुम्हारी यही जिद रहती थी कि तुम मेरे हाथ से खाओगी, वरना खाना ही नहीं खाओगी। तो मैं तुम्हें अभी भी वही बच्ची समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिम्मेदारी किसी और पर डाली जाए। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप प्लेट में नूडल्स निकाल कर रखने लगी। बिलाल मुड़कर जाते जाते रुका और बोला, सुनो, अब की बार भूख लगे तो मुझे जगा देना। मैं खुद तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूंगा। मुझसे ज्यादा कोई फिक्र नहीं कर सकता तुम्हारी। ये कहते हुए वो चला गया। दरवाजा हल्के से बंद हुआ। अब किचन में सिर्फ निशा ही अकेली रह गई थी। दिल पहली बार इतनी शिद्दत से धड़का था कि जैसे हर धड़कन कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। अगले दिन लंच में हल्की सी खामोशी छाई हुई थी। निकाह की तैयारी लॉन में की गई थी। बीचों बीच वाइट कुर्ता पजामा पहने सोफे पर बिलाल बैठा था, मगर निगाहें एक ही तरफ टिकी हुई थी, सामने बैठी हुई निशा पर, जो सफेद जोड़ा पहने और लाल दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। आंसू उसके गालों को भिगाते हुए नीचे गिर रहे थे। मौलवी साहब ने दादाजी से इजाजत ली और निशा की तरफ देखते हुए बोले, निशा खान, आपका निकाह बिलाल खान बिन साजिद खान 8 लाख महर के बदले तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निशा के होठ कपकपाए। सबकी निगाहें उस पर जम गईं। वो धीरे से बोली, कबूल है। मौलवी साहब ने फिर वही अल्फाज दोहराए, निशा खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार निशा की आवाज़ कमज़ोर थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जी कबूल है। उन्होंने तीसरी बार पूछा, निशा खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार निशा की आवाज़ बिल्कुल टूट चुकी थी। जी कबूल है। पूरे कमरे में खामोशी सी छा गई। मौलवी साहब फिर सामने बिलाल खान के पास पहुंचे और उनसे कहा, बिलाल खान, आपका निकाह निशा खान बिनते नसीम खान से 8 लाख हक महर तय किया गया है। क्या आपको कबूल है? बिलाल धीरे मगर पूरे सुकून अंदाज में बोला, जी कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा पूछा, बिलाल खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? फिर बिलाल ने कहा, जी कबूल है। फिर मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिलाल ने गहरी सांस ली, फिर यही जवाब दिया, जी कबूल है। फिर मौलवी साहब ने ऐलान किया, आप दोनों का निकाह हो चुका है, मुबारक हो। सब लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और बिलाल भी दादा से गले मिल रहा था। थोड़ी ही देर में फंक्शन खत्म हो चुका था। निशा को बिलाल के कमरे में बिठा दिया गया था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले हुए थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, जो पर्दों को हिलाती हुई जा रही थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और फिजा में भारी सन्नाटा छाया हुआ था। निशा बेड के कोने पर बैठी उंगलियों से अपने दुपट्टे के किनारे मोड़ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। आंखें सूजी हुई, जैसे रात भर रोई हो। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, एक बेनाम सा दुख जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच दरवाजे पर कोई आया। निशा चौंक कर उठी। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। निशा ने हल्की आवाज में पूछा, कौन? लेकिन जवाब आने से पहले ही दरवाजा खुल चुका था। दरवाजे की चौखट पर बिलाल खड़ा था, सफेद कुर्ता पहने, चेहरे पर वही सीरियसनेस और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। निशा थोड़ी देर बिलाल को ही देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि बिलाल उसके सामने खड़ा है। फिर घबराहट से उसने फौरन दुपट्टा सर पर ओढ़ा और अपनी नजरें झुका ली। बिलाल हल्के से आगे बढ़ा और बोला, निकाह के वक्त तुम इतना रो क्यों रही थी? बिलाल के कहने के अंदाज में एक नाराजगी ही नहीं, बल्कि एक उलझन छुपी हुई थी। तुम्हें पता है निशा, तुम्हें रोता हुआ देखकर मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें जबरदस्ती मेरे निकाह के लिए बैठाया गया हो। निशा ने आंखें उठाकर बिलाल को देखा और चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट लाई और बोली, आप क्यों परेशान हुए? निकाह तो आपकी मर्जी से हुआ है ना? और अगर सच में आपको मेरी फिक्र होती तो आज ये सब ना हुआ होता। 2 पल के लिए बिलाल का चेहरा उतर गया। वो कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा और फिर हल्के से बोला, अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ मेरी मर्जी से हुआ है? मैंने जबरदस्ती तुमसे ये निकाह किया है? निशा ने धीरे से कहा, मुझे कुछ नहीं लगता।
मगर मैं इतना जानती हूँ कि आपको सब पता था। मैं एज़ अ कज़िन आपको पसंद करती हूँ, आपकी इज़्ज़त करती हूँ, मगर मैंने आपको अपना लाइफ़ पार्टनर बनाने का कभी नहीं सोचा था। आप जैसा सीरियस इंसान और मेरे जैसी चंचल लड़की, हमारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। बिलाल ने निशा को देखा, गहरी सांस भरी और फिर हल्के से कदम बढ़ाता हुआ निशा के पास गया। बिलाल के चेहरे पर नरमी आ गई। उसने निशा से कहा, थाम लिया। निशा चौंक कर पीछे हटी, मगर बिलाल ने उसे सख्ती से पकड़ लिया था। निशा देखो, जब से मैंने होश संभालना शुरू किया था, मुझे तुमसे तब से ही मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, सब मेरे दिल में एक जगह बनाती चली गई। मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। निशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोली, आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? बिलाल ने हल्की आवाज में कहा, इतनी मोहब्बत कि लफ्ज कम पड़ जाएं। अगर मैं तुम्हें बताना शुरू करूं तो तुम्हें शायद याद हो, हमारी फुप्पो, जो हमारी तरह चंचल और शरारती मजाकिया किस्म की थी, जो हर वक्त हंसती रहती थी, उनके हस्बैंड ने शादी के 1 महीने बाद ही उनका मर्डर कर दिया था। उस दिन से मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने करीबी औरत को किसी भी दुख में नहीं देखूंगा। तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में एहसास था, वो कब मोहब्बत बन गया, मुझे पता नहीं चला। मैं तुम्हें किसी और मर्द के हवाले करने का सोच भी नहीं सकता था। बिलाल के अंदाज में नरमी थी। तुम मेरी अमानत हो निशा, मेरे बाद अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हें कभी भी किसी दुख में नहीं देख सकता। निशा की आंखें हैरत से फैल गईं। निशा के अंदर जैसे एक नफरत की दीवार टूटने लगी थी। क्या सच में आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? निशा ने बड़ी मुश्किल से पूछा। बिलाल उसके आगे झुक गया। आंखों में एक नमी सी थी जो दिल को छू जाए। फिर कहने लगा, मोहब्बत बातों से नहीं दिखाई जाती, निशा इसे महसूस किया जाता है। फिर बिलाल ने निशा के माथे को चूमा और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ निशा, मैं कभी भी अब तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं करूँगा। बस मुझे इतना यकीन दिला दो कि तुम मेरा साथ दोगी, चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना हो। निशा खामोश खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और जबान जैसे किसी ने सिल दी हो। निशा बस बिलाल को देखती ही रही। एक अनकही उलझन के साथ कमरे में फिर से खामोशी छा गई, मगर पहली बार उसे खामोशी में सुकून का एहसास हो रहा था, जैसे रिश्ते की दीवार में पहले ईंट भरोसे की रखी जा चुकी हो। 15 दिन बाद कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, पर्दे बंद थे। निशा बेड के किनारे पर बैठी हुई थी, दुपट्टा कंधों से गिरकर गोद में पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काले गहरे से गड्ढे हो गए थे। 15 दिन में वो बदल सी गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, खाना खाने में दिलचस्पी नहीं लेती थी, बस कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। थोड़ी ही देर बाद खामोशी टूटी, कमरे में एक नौकरानी आकर खड़ी हो गई। आ जाओ, निशा ने हल्के से कहा। नौकरानी अंदर निशा के पास आकर खड़ी हो गई और निशा से बोली, बीबी जी, आपके लिए फ़ोन है, बिलाल साहब का, वो आपसे बात करना चाहते हैं। निशा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। निशा ने नजरें झुकाए ही फोन हाथ में लिया और कुछ बोली नहीं। नौकरानी कमरे से वापस चली गई। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। फोन कान पर लगाते ही उधर से बिलाल की एक गहरी आवाज सुनाई दी। निशा, वो कुछ नहीं बोली, बस सांसों की हल्की सी आवाज फोन पर गूंज रही थी। आखिर क्या वजह है कि तुम कमरे से बाहर नहीं आ रही हो निशा? बिलाल ने हल्की आवाज में और फिक्र करते हुए पूछा। सब कह रहे हैं कि तुम किसी से बात नहीं करती, किसी से ठीक तरह से बिहेव नहीं कर रही हो, खाना भी नहीं खाती हो टाइम पर। तुम्हें हमारा निकाह करना इतना बुरा लगा है क्या? बिलाल की आवाज में शिकायत कम और परेशानी ज्यादा थी। अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है निशा, तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ, बिलाल ने हल्के से कहा। लेकिन प्लीज खुद को इस तरह दुख मत दो तुम। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ हमेशा। इतना सा ख्वाब है बस मेरा निशा। निशा के गालों पर खामोशी से आंसू बहने लगे। निशा की आवाज टूटती हुई निकली कि अब इंसान किसी को याद में खामोश भी नहीं हो सकता। बिलाल कुछ देर खामोश रहा, जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर बिलाल ने हल्के से पूछा, क्या मतलब? निशा ने जवाब दिया, हाँ, मुझे याद आ रही है आपकी, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कोशिश की थी कि खुद को बिजी रखूं। 2 दिन तक सबके साथ हंसने की भी कोशिश की, लेकिन फिर जब आपका चेहरा नहीं देखा, आपसे झगड़ा नहीं किया, फिर जैसे दिल खाली खाली सा हो गया। निशा रोते हुए कहने लगी, आप छोड़ दें ये फौजगिरी करना और वापस आ जाइए यहाँ पर, यहाँ का कारोबार संभालिए, बस मुझे यूं याद मत आइए। दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही, फिर बिलाल मुस्कुराया और बोला, अच्छा,
यानी कि तुम्हें मेरी याद सता रही है? निशा झुंझलाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे आपकी याद आ रही है? अच्छा, तो फिर क्यों कह रही हो ऐसा कि मैं वापस आ जाऊं? क्योंकि निशा रुक गई, अल्फाज उसके होठों पर आकर उलझ गए। फिर बोली, क्योंकि आपके बगैर सब कुछ अजीब लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपके जाने से सब चीज़ जैसे बेजान सी लगने लगी हैं। अच्छा, मतलब कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? बिलाल ने छेड़ते हुए निशा से कहा। निशा फौरन बोली, नहीं। आवाज में थोड़ी कपकपाहट थी और नरमी भी। मैं बस आपसे झगड़ना मिस करती हूँ। आपके जाने से मेरा रोज का रूटीन बिगड़ गया है। मेरी इतनी किसी से भी बहस नहीं हो सकती जितनी आपसे होती थी। बस इसलिए। बिलाल हंसने लगा और बोला, तुम्हें पता है, जब तुम नाराज होती हो तब सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो। मेरा मजाक मत बनाइए बिलाल साहब। निशा ने मुंह फेरते हुए कहा था। निशा बोली, आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है ना, इसलिए ऐसा मजाक बना रहे हैं। मुझे अंदाजा है निशा, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मैं अभी वापस नहीं आ सकता। ट्रेनिंग के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं फौरन तुम्हें देखने आऊंगा। निशा धीमे अंदाज में बोली, मुझे बातें नहीं सुननी, मुझे बस ये सुनना है कि आप वापस आ रहे हैं। निशा, तुम चाहे भी तो मैं अभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे ही पास रहता है। निशा खामोश हो गई। बिलाल बोला, अब ऐसे चुप मत रहो। वो नरमी से बोला, मेरी जिद्दी वाइफ हो ना तुम। निशा हल्की सी मुस्कुराई, आवाज में अभी भी नमी थी। आप मुझे हमेशा ऐसे ही अपनी बातों से मना लेते हैं और हमेशा ऐसे ही मनाता भी रहूंगा। बिलाल ने हल्की आवाज में कहा, बस वादा करो कि तुम उदास नहीं होगी, टाइम पर खाना खाओगी, सबके साथ अच्छे से बिहेव करोगी मेरे खातिर। निशा बोली, पता नहीं मैं कर भी सकूंगी या नहीं। वो बोला, कर लोगी, क्योंकि तुम मेरी स्ट्रांग निशा हो। फोन पर कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर निशा ने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कॉल कट गई और निशा के दिल में हल्का सा सुकून उतर आया, जैसे गहरे जख्म के बाद किसी ने दिल पर मरहम रखा हो। वो हल्के हल्के खुद ही मुस्कुराने लगी। बाहर धूप हल्की सी नरम हो चुकी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 साल बाद घर के लॉन में जैसे खुशियों का आलम छाया हुआ था। हवा में आम और अमरूद की खुशबू फैली हुई थी और घर के दरो दीवार चमक रहे थे। पूरे 2 साल बाद बिलाल घर लौटा था। वही बिलाल जो जवानी की शिद्दत में तेज दिमाग और पुरजोश था, और अब बिलाल में एक ठहराव और नरमी आ चुकी थी। फौजी वर्दी में वो पहले से ज्यादा हैंडसम और सीरियस दिख रहा था। बिलाल के आने से पूरा खानदान खुशी से झूम उठा था। घर के आंगन में बुजुर्ग और बच्चे जमा बैठे बातें कर रहे थे। रुकैया बेगम की आंखों में आंसू थे। वो बार बार बिलाल को सीने से लगा रही थी। मेरा बेटा देखो कितना पतला हो गया है। वो बिलाल के गालों को थपथपाकर बोली, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मुझे अब रुला मत देना। बिलाल ने धीरे से अपनी मम्मी के हाथ को चूमा। शबीना बेगम भी वहीं बिलाल के पास बैठी हुई थी। वो मुस्कुराकर बिलाल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, पूरा घर जगमगा उठा है तुम्हारे आ जाने से। घर की रौनक वापस ले आए हो तुम। सब मुस्कुराने लगे। घर के बड़े लोग और मर्द सब पहले ही बिलाल से मिल चुके थे, और उन्हीं सब के बीच में निशा भी खड़ी थी। लाल कलर के सादे से सूट में बाल सलीके से बंधे हुए थे और सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप हुआ था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह भी वही चंचल निशा थी, मगर इन 2 सालों में वो थोड़ी सी बदल भी गई थी। निशा ने धीरे से आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर बिलाल को सलाम किया। सब लोगों की नजरें उन दोनों पर ठहर गईं। पल भर के लिए वहां खामोशी छा गई। बिलाल ने एक नजर निशा को देखा, लेकिन फिर एकदम आंखें फेर कर सोफे पर बैठ गया और बस सलाम का जवाब दिया। ये देखकर निशा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने बर्फ रख दी हो। निशा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की, मगर आंखों में एक चुभन उतर आई थी। शबीना बेगम ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम भी बैठो ना, बिलाल थका हुआ होगा। निशा बोली, जी मम्मी, और आकर सोफे पर बैठ गई। रुकैया बेगम ने बात छेड़ी, वहाँ कैसा रहा सब कुछ? ट्रेनिंग बड़ी सख्त थी ना? जी मम्मी, सख्त थी, मगर वक्त के साथ आदत हो गई थी। बस आपके हाथ का खाना याद आता था। रुकैया बेगम फौरन चहक उठी और बोली, रुको बेटा, अभी लाती हूँ, तुम्हारी पसंद का कोरमा बनाया है। निशा फौरन बोल पड़ी, बड़ी मम्मी आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन बिलाल ने कहा, नहीं तुम रहने दो, मम्मी ले आएंगी, तुम आराम करो।
एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर निशा बोली, मैं आराम कर कर ही आ रही हूँ, बस मदद कर रही थी। बिलाल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस दादाजी के पास जाकर बैठ गया। निशा सोफे पर बैठी बस ये सब कुछ देख रही थी। निशा की आंखें बस बिलाल पर ही जमी हुई थी। वो उसकी हर हरकत, हर मुस्कुराहट उसके दिल में उतार रही थी। निशा ने 2 साल जिस चेहरे को रोज ख्वाब में देखा था, वो आज उसके सामने था। फिर वही चेहरा उसे अजनबी सा लग रहा था। पर निशा एकदम से बिलाल को देखते हुए बोली, आप, मैंने आपसे कहा था ना, आप अपना ध्यान रखिए। देखिए कितने पतले हो गए हैं आप। बिलाल ने बिना निशा को देखे बस हाँ में सर हिलाया। तो निशा ने कहा, याद है तो, अब रखना। तो बिलाल ने बस इतना ही कहा, हाँ रख लूंगा। कोई नजर, कोई मुस्कुराहट नहीं। तो ये देखकर निशा का दिल जैसे बुझ सा गया। निशा उठकर वहां से आने लगी तो शबीना बेगम बोली, कहाँ जा रही हो निशा? अभी तो बिलाल आया है, बैठो, इससे 2 बातें कर लो। तो निशा ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, मैं बाद में कर लूंगी। अभी जरा सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। दवा दूं? नहीं, नहीं अम्मी, बस ठीक है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। निशा धीरे से उठी, नजरें झुकाए अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा बंद कर कर कमरे में बैठी तो सब्र टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। 2 साल बाद ये मुलाकात यही होनी थी। वो खुद से बोली। नीचे लॉन्च में बिलाल बैठा था, मगर बिलाल की आंखों में वही चेहरा था जो अभी थोड़ी देर पहले उससे रूठकर चला गया था। बिलाल ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी घुमाई। वो वही अंगूठी थी जो निकाह के वक्त निशा ने उसे पहनाई थी। उसके चेहरे पर एक शरारत सी मुस्कुराहट आई। वो उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। अपनी नाराज वाइफ को मनाने। कमरे में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की से चांद की एक हल्की सी लकीर अंदर फर्श पर आकर बिखर रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू थी, शायद चमेली के फूलों की थी, जो लॉन्च के किनारे खिल रही थी। मगर उस कमरे में एक फिजा उदास सी हो रही थी। निशा बेड के कोने पर बैठी थी। आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। दिल में शिकायत है, दुख और वो बातें जो 2 साल से दबी हुई थी। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज आई। निशा चौंकी, मगर कुछ नहीं बोली। दरवाजा हल्के से खुला और बिलाल अंदर आया। ब्लैक शर्ट, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट। क्या कर रही हो मेरी गुड़िया? बिलाल बोलते हुए उसके पास आया। मगर निशा खामोश रही। मैं इतने दिन बाद आया हूँ और ऐसे मेरा स्वागत हो रहा है। वो हंसता हुआ निशा के बराबर में बैठ गया। निशा आंसू साफ करते हुए पलट गई और कहने लगी, जाकर मम्मी से बात करें, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो खफा खफा सी बोली, अम्मी से तो बात मैंने कर ली है, अब तुमसे करने आया हूँ। निशा बोली, मैं नहीं बोल रही आपसे। बिलाल ने कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने? निशा चुप रही। पहले तो तुम मुझसे रोज कहती थी फोन पर, बिलाल मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप कब वापस आएंगे? अब आ गया हूँ तो तुम पलटकर बैठ गई हो मुझसे, ये कैसा इंसाफ है? निशा ने चेहरा बिलाल की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और रोते हुए बोली, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। 2 साल बाद आए और एक नज़र मुझे नहीं देखा। मैंने आपको सलाम किया, आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। सबसे बातें कर रहे थे, सबके साथ हंस रहे थे, लेकिन मेरे साथ गैरों जैसा सलूक। बिलाल ने हल्के से कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर निशा के बालों में उंगली फेरता हुआ बोला, पागल लड़की, नीचे कितने सारे लोग थे, उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था मैं, सब लोग हमें ही देख रहे थे। तुम्हें देखकर मेरा दिल चाहा कि फौरन तुम्हें सीने से लगा लूं, मगर कंट्रोल कर गया। पागल लड़की, मैं तंग कर रहा था तुम्हें और तुम समझी नहीं, दिल से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, हाँ आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे तंग कर कर खुद मुस्कुराते हैं। अच्छा ठीक है, आज नहीं करता तंग। बिलाल ने हल्के से निशा का हाथ पकड़ा और अपने करीब कर लिया। निशा ने नजरें झुकाई मगर आंसू और बोली, आपको पता भी है आपसे दूर रहना कितना मुश्किल था। मैं दिनों रात बस आपके ही बारे में सोचती रहती थी। बिलाल ने गहरी सांस ली और फिर बोला, तुम जानती हो, मुझे भी तुम्हारी हर वक्त फिक्र रहती थी। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। तुम नहीं जानती, तुम्हारी याद मेरे लिए एक हिम्मत बन गई थी। ये कहते हुए बिलाल ने उसका माथा चूमा। अब रोना बंद करो निशा, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। निशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वादा करिए, अब कभी दूर नहीं जाएंगे मुझसे, पक्का वादा। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा और निशा को सीने से लगा लिया। अब मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, जहाँ मैं रहूंगा
तुम भी मेरे साथ वहीं रहोगी? निशा ने नजरें उठाई और बोली, पक्का? अब आप मेरे बिना कहीं नहीं जाएंगे ना? वो बोला, बिल्कुल नहीं। निशा मुस्कुरा दी, वही मुस्कुराहट जो 2 साल पहले कहीं खो गई थी, और बोली, अब मैं आपको रोज तंग किया करूंगी। बिलाल मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा हक है मेरी गुड़िया, बस तुम खुश रहा करो। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है। वो दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। 2 साल की जुदाई आज खत्म हुई थी। चांद की हल्की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही थी, जैसे चांद भी गवाही दे रहा हो कि अब उनके बीच की जुदाई खत्म हुई और मोहब्बत की जीत हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।